हे एवरीवन, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एमपी जुडिशरी 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार एवं कतिपय मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 71 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 72, या फिर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 58, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 74। तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल नंबर 72। जो ऑप्शन नंबर इसका 2 है, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार एवं कुछ मामलों में सजा को समाप्त करने, निलंबित करने या कम करने का राइट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निराकरण कौन करता है? भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव संबंधी मामले आते हैं उनका कौन निराकरण करता है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन नंबर सी संसद, या फिर ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य प्रावधान अंतर स्थापित किए गए थे? तो जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रवृत्त होने के समय से, या फिर 42 व संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 11 द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी 46 में अमेंडमेंट 2002 की धारा 4 द्वारा, या फिर डी ऑप्शन नंबर 4 42वां अमेंडमेंट 1976 की धारा 12 के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वें अमेंडमेंट के द्वारा, उसकी 1976 एक्ट के सेक्शन 11 द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, और ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत आपात उद्घोषणा जारी होने पर राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, सिवाय उन अधिकारों के जिनको संरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 19 में, 20 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 20 या 21 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 एंड 22 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 19, 20 या फिर 21 में। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 20 व 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत आपात उद्घोषणा जारी होने पर राष्ट्रपति को इन अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। कौन से अधिकार हैं? कौन से आर्टिकल को निलंबित कर सकेगा राष्ट्रपति? आर्टिकल 20 और 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है या मतभेद के कारण कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसका समाधान किया जाता है किसके द्वारा? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर विशेष समिति द्वारा। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसके संयुक्त बैठक के द्वारा इसका समाधान किया जाता है। ठीक, ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्न में से कौन सा प्रकरण संविधान संशोधन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए चंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस भारत संघ, या फिर सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, या फिर गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, या फिर मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वाद से संबंधित नहीं है, बल्कि शंकर प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ ये सभी किससे संबंधित वाद है? संविधान संशोधन से संबंधित वाद हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान माल और सेवा कर परिषद की बैठक में गणपूर्ति परिषद के कुल सदस्यों की कितनी मेजोरिटी से मिलकर बनेगी? 1/3, 1/4, या फिर आधा, या फिर 2/3। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आधी होनी चाहिए। ठीक है, जो बैठकों में गणपूर्ति है परिषद के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से मिलकर होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान दल परिवर्तन के आधार पर जब संबंधित विधान दल के कम से कम सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हो तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्वाहित नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर है 1/4। कितने सदस्य होने चाहिए? कम से कम 1/4, 1/3, आधा, या फिर 2/3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2/3। जब संबंधित विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के लिए सहमत हो गए हों तो इस प्रकार के विलय से संबंधित सदस्यों को निर्वाहित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कथन जो प्रत्यक्षता नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्षता भी नहीं किया जा सकता, ये सिद्धांत किससे संबंधित है? आई होप आप जानते ही होंगे, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आभासी विधायन से संबंधित है ये सिद्धांत। ठीक है,
इसे आभासी विधान का सिद्धांत कहते हैं। जो प्रत्यक्ष से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष से भी नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल हैं, तो आई होप सो ये भी सभी जानते होंगे 12 शेड्यूल हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 89 CPC के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? तो ये हमारे CPC आ गया है यहाँ पर। तो ये कौन से केस में है? दिनेश कुमार विरुद्ध यूसुफ अली, या फिर एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरिन वर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी, या फिर विमलेश वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, या फिर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस नोबल कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरिन वर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में वैकल्पिक समाधान व धारा 89 CPC के बारे में कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर 43 CPC के तहत अपील निम्न में से किस आदेश के विरुद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर 7 रूल 11 के, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर 22 रूल 9 के अधीन वाद के उपशमन या फिर खारिजी को पास करने से इनकार करने का आदेश, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर 8 रूल 1, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डर 14 रूल 5 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर 22 रूल 9 के अधीन वाद के उपशमन या खारिजी को पास करने से इनकार करने के आदेश के विरुद्ध ऑर्डर 43 के अंतर्गत आदेशों के विरुद्ध अपील होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि डिक्री कितने माह तक तुष्ट नहीं होती है। तो आई होप इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। यदि सरकार के विरुद्ध है तो कितने 3 मंथ का टाइम पीरियड होता है, यानी 3 महीने तक उसका निष्पादन नहीं किया जा सकता किसका, डिक्री का, जब तक वह तुष्ट नहीं हो जाती। तो CPC के ऑर्डर 10 रूल 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पक्षकारों के मध्य विवादों का निपटारा, ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृति को संरक्षित करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ऑर्डर 10 रूल 2 के अंतर्गत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पक्षकारों के मध्य विवादों का निपटारा करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC के अंतर्गत एक पक्षीय डिग्री पास करने का प्रावधान कहाँ है? तो ये भी आई होप सभी जानते हैं कि ऑर्डर 9 रूल 13 में है। CPC के अनुसार विदेशी निर्णय को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है? तो उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के आधार पर, या फिर कपट द्वारा भी प्राप्त की गई है डिग्री, या फिर भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित है। तो ये इन सभी आधारों पर चुनौती दी जा सकती है किसी विदेशी निर्णय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC के अंतर्गत जवाबदारी में विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान किया जाना प्रावधानित है? कौन से ऑर्डर में? ऑर्डर 8 रूल 2 एवं 4 में, ऑर्डर 8 रूल 1 एवं 6 में, ऑर्डर 8 रूल 3 एवं 5 में, या फिर ऑर्डर 8 रूल 7 एंड 9 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑर्डर 8 रूल 3 एवं 5 में। ठीक। जवाबदारी में विनिर्दिष्ट प्रत्याख्यान किया जाना प्रावधानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPC के अंतर्गत वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए न्यायालय के प्रावधानों के अंतर्गत कमीशन जारी किया जा सकता है? तो कहाँ पर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, CPC के आदेश 26 रूल 10A के अंतर्गत, CPC के आदेश 26 रूल 10B, या फिर 26 10C, या फिर 26 रूल 11 में। तो वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रावधान कहाँ पर है? तो यह है ऑर्डर 26 रूल 10A के अंतर्गत। CPC के अंतर्गत किस प्रावधान के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश के आदेश के प्रभावोन्मुक्त उनमें फेरफार या उसे पास किया जा सकेगा? ऑर्डर 39 रूल 7 में, या फिर रूल 2A में 39 के, या फिर 39 के रूल 9 में, या फिर ऑर्डर 39 रूल 4 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑर्डर 39 रूल 4 के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त उनमें फेरफार से पास किया जा सकता है। CPC के अंतर्गत धारा 152 CPC के तहत निर्णय एवं आदेशों में संशोधन हेतु प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो ये पक्षकारों में से कोई भी कर सकता है। 152 के अंतर्गत संशोधन हेतु आवेदन कोई पक्षकार कर सकता है, एनी पार्टीज। CPC के अंतर्गत न्यायालय के लिए वादार संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक है? तो केवल अवयस्क प्रतिवादी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वाद आदेश 9
नियम 2 या नियम 3 सीपीसी के अंतर्गत खारिज किया जाता है तो वादी न्यायवाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा या वह उसे खारिजी को अपास्त करने के लिए आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। ये है इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता साक्ष्य के प्रकरण पर वादी के अधिवक्ता ने स्थगन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया गया। वादी के पास प्रस्तुत करने का उपचार है, तो क्या उपचार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आवेदन के अंतर्गत ऑर्डर 9 रूल 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में। ठीक है, वह आवेदन कर सकेगा कहाँ पर? ऑर्डर 9 रूल 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी के अंतर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष निष्पादन की कार्रवाई में एक व्यक्ति ने सीपीसी के ऑर्डर 21 रूल 97 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वह वादग्रस्त भूमि का सद्भावी विक्रेता है तो उसकी संपत्ति प्रचलन योग्य नहीं है क्योंकि लंबित वाद किसी पक्षकार को वाद की संपत्ति के लेन देन का प्रतिषेध करता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीसी के अंतर्गत एक पक्षकार को डिग्री के उपांतरण परिवर्तन या उल्टाव पर वह प्रत्यावर्तित करने जो उसने डिग्री के निष्पादन में खोया है हेतु विधिक प्रावधान है, तो कहाँ पर है आवेदन? इसके अंतर्गत धारा 144 सीपीसी के अंतर्गत। ठीक, किसी एक पक्षकार को डिग्री के उपांतरण परिवर्तन या उसे उलटने पर प्रत्यावर्तित करने जो उसे डिग्री के निष्पादन में खोया है हेतु विधिक प्रावधान और धारा 144 में है सीपीसी के अंतर्गत। जहां अचल संपत्ति के पट्टे की अवधि मासिक हो वहां उसकी संपत्ति की नोटिस की अवधि कितनी होगी? अब यहाँ से हमारा टीपीए स्टार्ट हो गया है, तो ये होगी 15 दिन। यदि मासानुमासी है तो 15 दिन होगी, नहीं तो 6 मंथ होती है, और यदि वर्षानुवर्षी होता है तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम जब दो व्यक्ति एक चीज़ का स्वामित्व किसी अन्य चीज़ के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं जिन दोनों चीज़ों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीज़ें केवल धन है, तब व्यवहार क्या कहा जाता है? तो आई होप आपको पता होना चाहिए, एक्सचेंज होता है। यदि एक वस्तु के बदले धन दिया जाता है तो वो क्या होगा? सेल होगा। या तो दोनों धन होनी चाहिए या फिर दोनों वस्तु होनी चाहिए, तो ये एक्सचेंज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? तो ऐसी संपत्ति का अंतरण जो विधि द्वारा वर्जित न हो अंतरित की जा सकेगी, चाहे कोई भी हो। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ए अपना मकान बी को वह को इस शर्त के साथ बेचता है कि वह उसका अंतरण चेक के अलावा अन्य को नहीं कर सकेगा। यह अंतरण कैसा है? तो यह अंतरण वैध है परंतु शर्त शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ए बे को 80,000 रुपये का दान देता है, लेकिन ए अपने पास बे की सहमति से 30,000 रुपये वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, तो दान की वैधानिक स्थिति क्या होगी? तो दान 50,000 रुपये तक वैध है और जो उसने अपने पास रखने के लिए 30,000 रुपये की ये बोला है वो वैध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यासन का संबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रत्यासन का सिद्धांत 92 से। ये होता है कि एक जो मॉर्गेजर है उसके स्थान पर किसी अन्य को प्रतिस्थापित होना, ये प्रत्यासन का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कौन से व्यवहार में संपत्ति में हित उत्पन्न नहीं होता है? तो ये उत्पन्न नहीं होता है किसमें? लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति में। अब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हो गया है, तो भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध तब पूर्ण हो जाती है कब? जब संसूचना प्रस्ताव के ज्ञान में आ जाती है। ठीक, और भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन दो पक्षकार संविदा करते हैं, बाद में उन्हें ज्ञात होता है कि वे जिस कानून का लागू होना मान्य कर रहे थे वह भारत में लागू नहीं है, तो संविदा कैसी होगी? वह शून्य होगी। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा वैध और दूसरी अवैध हो, तो अनुकल्पी वचन की केवल वैध शाखा का ही प्रवर्तन कराया जा सकेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा निष्फल नहीं होती तो जो व्यावसायिक कठिनाई होती है ना, कॉमर्शियल हार्डशिप, इसकी वजह से संविदा निष्फल नहीं होगी। संविदा अधिनियम की धारा 62 किससे संबंधित है? तो ये नवीनीकरण से संबंधित है, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, नोवेशन भी बोलते हैं इसे, सॉरी इसे नोवेशन बोलेंगे, रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत माल के विनिर्दिष्ट ब्यौरा को जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह इंग्लैंड से मुंबई को चल चुका है, खे को बेचने का करार क्या करता है। पता चलता है कि सौदे के दिन से पूर्व इस थ्योरा को प्रवर्ण करने वाला पोत संत्यक्त कर दिया गया था और माल नष्ट हो गया था। दोनों में से किसी भी पक्षकार को इन तथ्यों की जानकारी नहीं थी, तो करार कैसा होगा? तो ये करार शून्य है, क्योंकि दोनों को भी जानकारी नहीं थी। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत इन न्याय दृष्टांतों में से किसका संबंध विफलीकरण के सिद्धांत से है? तो सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम का वाद संबंधित है किससे? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत यदि एवैस को आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो एवैस के जायदादी संपत्ति का दायित्व होगा। ठीक, यदि कोई व्यक्ति एवैस को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो उसकी संपत्ति से उन्हें चुका सकेगा। अब SR स्टार्ट हो गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 40 के तहत निषेधाज्ञा के बाद में क्षतिपूर्ति निषेधाज्ञा के स्थान पर या उसके अतिरिक्त दिलाई जा सकती है, या तो उसके स्थान पर या उसके साथ साथ भी दिलाई जा सकती है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति किस धारा से संबंधित है? तो धारा 14A से संबंधित है। ठीक, और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम यदि कोई व्यक्ति विधि के सम्यक प्रक्रिया के बिना अचल संपत्ति या कब्जे से हटाया जाता है तो उसे दावा लगाना होगा। कहाँ पर? 6 माह के अंदर। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C के अंतर्गत किसी दावे के निराकरण के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो यह है 18 माह। ठीक है, 20C के अंतर्गत किसी दावे के निराकरण के लिए अधिकतम समय। वादी ने केवल स्वत्व घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, यद्यपि विवादित संपत्ति पर उसका कब्जा नहीं है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के किस प्रावधान के अंतर्गत उसका दावा बाधित है? तो धारा 34 के अंतर्गत घोषणा से संबंधित बात 34 बताता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकरण में न्यायालय लिखित की परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं देगा? तो ये जहाँ वह किसी कंपनी का संगम अनुच्छेद हो तो वहाँ पर यह परिशुद्धि के लिए आदेश नहीं देगा कोर्ट। अब लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट हो गया। तो यदि किसी आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम के तहत कोई समयावधि निर्धारित नहीं है तो उसके लिए परिसीमा क्या होगी? तो 3 साल होगी, जहाँ कोई परिसीमा निर्धारित नहीं की गई है। परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होती है कहाँ पर? तो ये लागू नहीं होती है वादों में, ठीक है, सूट में। बाकी अपील आवेदन इनमें सभी में लागू होगी। और परिसीमा अधिनियम किसी वाद की अपील या आवेदन के परिसीमा काल की संगणना करने में वह दिन अपवर्जित होगा जिस दिन परिसीमा काल की गणना की जाती है, अपील में निर्णय सुनाया जाता है, निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने में अपेक्षित समय, तो इनमें से सभी में। ठीक, परिसीमा अधिनियम इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए निर्धन वाद में दावे संस्थित होने का दिनांक उस तिथि से माना जाएगा जब निर्धन के रूप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 13 सबको के तहत मानक भाड़ा नियत करना आवश्यक है यदि विवाद संबंधित है किससे? किराया राशि के बारे में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम एक निवास एवं निवासेतर प्रयोजन के सम्मिश्र किराएदारी के प्रकरण में मकान मालिक किराएदार का निष्कासन मांग सकता है कब? किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यकता यदि वह सिद्ध कर दे तो। ठीक, और मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम यदि कोई अभिधारी धारा 13 के अनुसार धनराशि निक्षिप्त या संदत्त नहीं करता है तो न्यायालय बेदखली के विरुद्ध प्रतिरक्षा काट दी जाने का आदेश दे सकेगा। ठीक, यदि जो धनराशि है धारा 13 के अनुसार यदि वह डिपॉजिट नहीं करता है तो। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम उस अभिधारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात उस स्थान को सारवार नुकसान पहुंचाया है या पहुंचाने दिया है, इस संबंध में बेदखली का यह आधार क्या वेद करता है? कहाँ पर दिया गया? तो ये धारा 12 सब क्लोज 1 टैग के अंतर्गत, यानी के के अंतर्गत, 12 सब क्लोज 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में क्या गलत क्या बताया गया है इन ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन नंबर 4 रॉन्ग है। अपील प्रस्तुत करने की परिसीमा 90 दिवस है जिसमें आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कालावधि अपवर्जित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 29 के तहत राजस्व प्रकरण को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने का अधिकार है किसको? तो यह है राजस्व मंडल को। ठीक,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूस्वामी के पुनः स्थापन का प्रावधान मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की किस धारा में है? अनुचित रूप से बेकब्जा किए गए भूस्वामी के पुनः स्थापन संबंधी प्रावधान, तो ये है धारा 251। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम समस्त ग्रामों की सीमाएं नियत की जाएंगी तथा स्थायी सीमा चिन्हों द्वारा उनका सीमांकन किया जाएगा। ये प्रावधान कहाँ पर है? धारा 121 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता भूमि के आवंटित के पक्ष में भूमि खाली न करना ऐसा अपराध होगा जिसे कि अधिकतम कारावास की अवधि से दंडित किया जा सकेगा। कितनी? 3 वर्ष की। ठीक। यदि भूमि के आवंटित के पक्ष में भूमि खाली न करता है तो उसे 3 वर्ष के लिए कारावास दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत सीमांकन तथा सीमा पंक्तियों के अनुरक्षण संबंधी विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? तो किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। जो सीमा चिन्ह अनुरक्षण संबंधी जो विवाद है वो कलेक्टर उनका निपटारा करेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो तथ्य विवादक न होते हुए किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार समझ सकते हैं कि वे एक ही संविधान के भाग है, चाहे वह उसी समय उसी स्थान पर या विभिन्न समय विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों, तो ये सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट सार्वजनिक साक्ष्य नहीं है, विचारण के दौरान उसका उपयोग किया जा सकता है, तो सूचना की संपुष्टि एवं विरोधाभास दोनों के लिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ को अभिमत इस संबंध में प्राप्त किया जा सकता है, तो विज्ञान, कला, विदेशी विधि, अंगुली चिन्ह एवं हस्तलेख और हस्ताक्षर के संबंध में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का जो उनका अर्थ दर्शित या उनकी त्रुटियों को पूर्ति कर दे, साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद किन धाराओं में वर्णित है? धारा 32 एवं 33 में वर्णित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में कहा गया है कि साक्ष्य तोला जाएगा न कि गिना जाएगा? तो यह धारा 134 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के द्वारा सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकार से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न पूछने की शक्ति न्यायाधीश को है? तो सेक्शन 165 में। प्रश्न यह है कि क्या किसी निश्चित दिन को एने मुंबई में अपराध घटित किया। प्रश्न यह है कि क्या किसी निश्चित दिन ए ने मुंबई में अपराध घटित किया। ये तथ्य कि उस दिनांक को चेन्नई में था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के तहत सुसंगत है? तो धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित मामलों में किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने की लिखावट देने के लिए बाध्य करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना नहीं माना जा सकता। था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कार्टिकालो के केस में, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत CRPC की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति से भिन्न अभिलिखित कथन सार्वभौम साक्ष्य नहीं है। जो संस्वीकृति से अन्यथा लिखे गए कथन है सार्वभौम साक्ष्य नहीं माने जाएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमें साक्षी को साक्ष्य के दौरान स्मृति ताजा करने का प्रावधान है? तो यह धारा 159 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान में पूर्व न्याय का सिद्धांत प्रावधानित है? तो ये प्रावधानित है सेक्शन 40 में। बी का अभियोजन ए इसलिए करता है क्योंकि उसने ए की गाय चुराई है, वह दोष सिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात ए उस गाय के लिए जिससे बैरी दोषयुक्त होने के पूर्व से को बेच दिया था, से पर वाद लाता है। ए तथा से के मध्य चल रहे वाद में बै की दोष सिद्धि के निर्णय की क्या महत्ता होगी? तो ये विसंगत होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य के कथन जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे जो मर गया है मिल नहीं सकता है। सुसंगत है कब? व्यवहार एवं आपराधिक दोनों कार्यवाहियों में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रमाणित किया जा सकेगा? तो किया जा सकेगा उस व्यक्ति की द्वारा दायर FIR द्वारा सेक्शन 161 CRPC के अंतर्गत जिस व्यक्ति को मृतक का लेखबद्ध कथन किया गया है उस व्यक्ति के मृतक द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया गया कथन, और इनमें से सभी के द्वारा किया जा सकता है। अब आगे है IPC के अंतर्गत ए ने यह सोचकर कि सुई बी है सी की हत्या कर दी, ए दोषी है, तो वह धारा 302 IPC के तहत दोषी हत्या तो की है उसने, चाहे किसी की भी को। IPC के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति की जमानत प्रस्तुत करने के बाद भी उसे लॉकअप में बंद करके रखता है, उसने अपराध किया है कौन सा?
तो उसने अपराध किया सतोष परिरोध का। यह को एक बाघ उठाकर ले जाता है, ये जानते हुए कि संभव है कि गोली लगने से यह मर जाए, किंतु यह का वध करने का आशय रखते हुए सद्भावनापूर्वक यह के फायदे के आशय से क्या उस पर बाघ गोली चलाता है। क्या कि गोली से यह को मृत्यु कारक घाव हो जाता है। तो कहने यहाँ पर कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसने गुड फेथ पर कार्य किया है। मिथ्या साक्ष्य गणना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो किया गया 192 में। आईपीसी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कृत्य अपराध नहीं है? तो आत्महत्या अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ए बे को जैक का घर जलाने के लिए उकसाता है, वह उस घर में आग लगा देता है और उसी समय वह चोरी भी करता है। ए किस अपराध का दोषी है? तो जय का घर जलाने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी है। आईपीसी के अंतर्गत किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? तो दंगे के लिए सिर्फ 2 ही काफ़ी हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इनमें से दुष्प्रेरण का कौन सा तरीका नहीं है? तो प्रयत्न दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है। दृश्यार्थिकता भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दंडनीय है? तो ये है 354C में। भारतीय दंड संहिता के अंदर क्या अपने सेवक है के माध्यम से अपने मित्र को एक मोबाइल फ़ोन भेजता है, सेवक उस फ़ोन को अपने घर ले आता है और उसका कुछ समय तक उपयोग करता है। अब दोषी है कौन से अपराध का? तो वह दोषी आपराधिक न्यास भंग का। ठीक, ये जो मैं का दरबान है, मैं की ड्योढ़ी में खड़ा है, ये को मारने की धमकी देकर कै उसको विरोध करने से विरोध करके उस गृह में प्रवेश करने द्वारा गृहतिचार करता है। कै ने क्या किया है? तो गृह भेदन किया है। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आकर्षित होगी यदि लोक सेवक द्वारा अपनी अभिरक्षा की किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है? तो धारा 376 2B। आईपीसी के अंतर्गत क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के संबंध में न्यास भंग कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है। आईपीसी के अंतर्गत हमले के प्रत्येक आहत को न्यूनतम राशि 3 लाख रुपए प्रतिकर भुगतान के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में दिए? तो दिए लक्ष्मी विरुद्ध भारत संघ में। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 का अपराध मूलतः विरुद्ध है किसके? तो ये विधिपूर्ण संरक्षक के। अब आती है सीआरपीसी। अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है, तब अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है। निम्न में से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी? तो जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केवल 100 रुपये से अनधिक रुपये की दंडादेश पारित किया गया है, या फिर जहां सेशन न्यायालय द्वारा 3 माह से अनधिक की अवधि के लिए कारावास दिया गया है, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा 6 माह से अनधिक की अवधि का कारावास का दंडादेश दिया गया, तो इनमें से सभी के विरुद्ध अपील नहीं होगी। यदि किसी व्यक्ति को अपराध का शमन करने के लिए सक्षम है जो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अपराध का शमन मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा न्यायालय की अनुमति से अपराध का शमन किया जा सकता है। साक्ष्य उपरांत यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है जिसमें अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने का उसे अधिकार नहीं है, तब वह किस धारा के अंतर्गत लिखित राय सहित कार्रवाई तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकता है? तो भेज सकता है धारा 325 के अंतर्गत। सीआरपीसी में अभ्यासतः गृहभेदक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा में? तो धारा 110 में है। अन्वेषण के दौरान धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस द्वारा लिपिबद्ध कथन है केवल साक्षी के साक्ष्य में विरोधाभास सहित करने हेतु प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 306 में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कब? तो ये जब वह उस अपराध के संबंध में संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। सीआरपीसी की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? तो कहती है 315। यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की राय है कि साक्ष्यों में से किसी जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह किसी भी ऐसे साक्ष्य को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा कर और पुनः परीक्षा की यदि कोई हो जैसी वह अनुज्ञात करे पश्चात वह साक्ष्य उन्मोचित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में है? तो धारा 326 में है। धारा 336A दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की अवधि का न्यूनतम समय होगा? तो अधिकतम 1 ये आधा होगा। ठीक है। यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका प्रतिवाद किया गया है निरंतर सत्र न्यायालय द्वारा यानी सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो वह सीआरपीसी की धारा 202 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका के जारी किए जाने को स्थगित कर सकेगा, परिवादी से अपने साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। प्ली
बारगेनिंग ऐसे अपराधों के संबंध में प्रयोज्य है जो अपराध मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष से अधिक दंड कारावास से दंडनीय नहीं है। ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत आरोपी का कथन बिना शपथ के अंकित किया जाता है। 313 पे शपथ नहीं दिलाई जाती है। डाक एवं तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? तो जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है। भारतीय संविधान में दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है तो समवर्ती सूची में कंकरेंट लिस्ट का विषय है। आवाज देते हैं एनआई एक्ट पर। धारा 143A पराक्रम में लिखित अधिनियम के तहत अंतरिम क्षतिपूर्ति अधिकतम दिलाई जा सकती है तो चेक राशि का 20%। पराक्रम में लिखित अधिनियम की धारा 97 के तहत जबकि वह पक्षकार जिसे अनादर की सूचना भेजी गई है वह मर गया है किंतु सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी मृत्यु की जानकारी नहीं है तब सूचना पर्याप्त है। पराक्रम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 13 के अनुसार इनमें से कौन पराक्रम में लिखित नहीं है? तो ऋण का लिखित। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा धारा 118 पराक्रम में लिखित अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? तो निर्धारित की गई है प्रतिफल की, दिनांक की, स्वीकार करने की समय की, तीनों की। पराक्रम में लिखित अधिनियम की किस धारा में सामान्य अनुक्रम में धारक को परिभाषित किया गया है? तो किया गया है धारा 9 में। गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? अब ये जीके क्वेश्चन आ गए। तो ये था श्रीगुप्त। कौन सा देश नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये करता है भारत। इंडोनेशिया नारियल का सर्वाधिक उत्पादक करता है। परकिंसस बीमारी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्नायु तंत्र से। परकिंसस और पार्किंसंस है। जमशेद ए नवरोज त्यौहार मनाया जाता है तो ये पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो दिया जाता है पत्रकारिता में। रक्त कोशिकाएं निर्मित होती हैं तो ये अस्थि मज्जा में। निम्न में से कौन सुबह का तारा है भोर के तारे के रूप में जाना जाता है? तो आई होप सभी जानते होंगे, मंगल को कहा जाता है। समाचार पत्रों की खबर के अनुसार भारत सरकार अंतिम रूप से एडवांस MRM अपने नौ सेना के लिए क्रय करने की सहमति। ये करंट का क्वेश्चन है तो आपको ये स्किप करना, न्यू करंट देखना है। आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त किया जाता है पता करने के लिए क्या? तो कार्बोहाइड्रेट। 2018 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो जीता है, ये उस टाइम का था 2018 का, राजा भोज वंश से संबंधित है तो परमार वंश से। राष्ट्रपति के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित शब्द सत्यमेव जयते लिया गया है तो लिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारतीय मूल के, ये उस टाइम का है। और ये भी DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डॉक्टर एलेक जेफरी के द्वारा। भारतीय संविधान की संपूर्ण रूप से प्रभावशील होने की तारीख है तो ये इनमें से कोई नहीं है, 26 जनवरी 1950 है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिसे मौत की सजा दी गई तो थे खुदीराम बोस। मैकमोहन रेखा तो आई होप सभी जानते होंगे किस किस के बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। सॉरी, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। मैकमोहन आई थिंक चीन और भारत के बीच है। हाँ, चीन और भारत के बीच है मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर? तो कंप्यूटर किस टाइप की डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। व्हेन यू सेव योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस योर डाटा विल रिमेन intact even when the computer is turned off. AI in computer field means AI means artificial intelligence. You can use Ctrl+C to copy select text and Ctrl+V to paste it in document. Which command is used to add a new slide in the current presentation in PowerPoint? Ctrl+M. Computer language Java was developed by Sun Microsystem. A person who uses his or her expertise to gain access to another person's computers to get information illegally or to do damage is a hacker. Which of the following comprise the input device? So both key and board and mouse. Which of the following lies within the CPU? So primary memory. In computing, one nibble is equal to 4 bit. Next है English knowledge. One who walks in sleep is a
सोमनाबुलिस्ट, जो नींद में चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, सोमनाबुलिस्ट। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज़ नॉट रिटन इन पैसिव वॉइस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, बीइंग ए स्टूडेंट यू मस्ट वर्क हार्ड। वन हु लुक्स ऑन विदाउट पार्टिसिपेटिंग मीन्स, तो ऑन लुकर। सिनोनिम ऑफ लिथल इज डेडली, लेथल का हो गया सिनोनिम डेडली। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सो कोरिंगेंडम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज, स्पीक एंड स्पेन, neat and clean. Give the synonym of word abstruse. This is hidden. Reckless is to rash, word anomalous, so it is taken. The jury was able to see through the specious arguments of the defense lawyer. The term used for killing one's brother is fratricide. तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।